हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम शुरू करने चल रहे हैं आपके एबीएफएम सब्जेक्ट को इन एमसीक्यू सीरीज फॉर्म, जहां आज हम मॉड्यूल ए से शुरू करेंगे। आपके टोटल मॉड्यूल्स है 4, मॉड्यूल ए टू मॉड्यूल डी इन योर सब्जेक्ट एबीएफएम। और हम आपके अपने जेआईबी सीआईबी प्रेप यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई करने वाले हैं। ऑल योर 4 मॉड्यूल्स, टोटल 25 यूनिट्स हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट में आपके 6 मॉड्यूल्स हैं, ए बी सी। इन तीनों में नंबर ऑफ यूनिट्स आर 6 ईच। ओके, एंड मॉड्यूल डी में 7 यूनिट्स हैं। अगर मैं बात करती हूँ न्यूमेरिकल पोर्शन की, तो बी और सी में न्यूमेरिकल है, ए और डी में न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। बट अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से बोलती हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं बनता है। ओके, बट हम रेडी होंगे हर चीज के लिए। इसके लिए हम न्यूमेरिकल्स के साथ साथ कंसेप्ट समझेंगे, रेलेवेंट जो भी यहाँ पर भी आ रहा होगा। प्लस जब हम मैराथन्स करेंगे, तो वहां पर न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपसे वो क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर्स में आस्क्ड है और अब आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट आपका फर्स्ट चैप्टर है। मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप लोगों के साथ लोगों के द्वारा काम कराते हो, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक पहुंच पाओ। यही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू पीपल टू रीच द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजमेंट में कुछ फंक्शंस हैं। देयर आर सर्टेन फंक्शंस इन मैनेजमेंट। व्हाट आर द फंक्शंस। ये हम ऐसे याद कर सकते हैं। देयर आर टोटल 6 functions in management: planning, organizing, staffing, directing, controlling. Actually there are 5 functions in management, और यही आपकी यूनिट 2, 3, 4, 5, 6 भी है। मतलब जैसे आप मैनेजमेंट का कंसेप्ट पढ़ लेंगे, तो आप इंडिविजुअली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को भी पढ़ेंगे। और जब अब हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, तो वहां पे भी देखेंगे। प्लस हमारे सिलेबस में एज बैंकर्स मैनेजमेंट की कुछ अलग अलग थियरीज दी हुई है हमारी बुक में, कुछ अलग अलग ऑथर्स द्वारा इन सर्टेन बुक्स। ठीक है, और किस तरीके से मैनेजमेंट थियरीज इवॉल्व हुई है, तो उनके बारे में जो बातचीत हो रखी है वो जितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ है। मतलब अगर मैं सिंपल बात बोलूँ आपके हो, तो जो मॉड्यूल ए जितना इम्पोर्टेंट हमारे पास यहाँ है पर्टिकुलरली, है ना, मॉड्यूल ए जितना इम्पोर्टेंट हमारे पास यहाँ है, उतना ही इम्पोर्टेंट अगर आपने HRM चूज किया है एज इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर आपने HRM चूज किया है, तो वहां पर भी जो मॉड्यूल ए है, कहीं ना कहीं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका एंटायर फर्स्ट मॉड्यूल वहां पर के लिए। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ताकि हम वहां पर भी इस टॉपिक का पूरा इस्तेमाल उठा पाए। ओके, चलो चालू करते हैं। मैनेजमेंट किस लिए जरूरी है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज असेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर। एक्चुअली मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, या हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट हर जगह जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैनेजमेंट को आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैकडोनल्ड्स G²IP। या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, माई चार्मिंग डैड इज गिविंग ग्रैंड पार्टी। What is it? It is just a way to remember.
अगर आपको लगता है कि आप इन्हें ये वे यूज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर आपको लगता है नहीं मैम ये ज्यादा बचकाना है, हम नहीं यूज करना चाहते, नो प्रॉब्लम। बिकॉज इस एग्जाम में आपसे नहीं पूछने वाले ये माई चार्मिंग डैड इज गिविंग, 2/G है इसलिए स्क्वायर है, एंड आई एरा एंड पी एरा। ठीक है, इस तरह से मेथोडोलॉजीज को आईटी से आप सारे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट याद कर सकते हैं। व्हाट आर द मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स? मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है। कहने का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर सिर्फ एंगल का ख्याल नहीं रखती मैनेजमेंट, बट मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल होते हुए पीपल का ऑर्गेनाइज सॉरी पीपल का, वर्क का, और प्रोसेस, नो, पीपल, वर्क एंड ऑपरेशन, सॉरी यस दिस इज ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का, वर्क का एंड पीपल का ख्याल रखती है। ठीक है, इसलिए ये बोल रहे हैं मल्टी डायमेंशनल है, दिस इज एम। देन इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बार ही मैनेजमेंट कर लिया तो हो गया। अगर है कि एक कोई दुकान ही पकड़ लो या अपना घर देख लो, अपनी किचन देख लो, अपनी पढ़ाई देख लो, अपना ऑफिस देख लो, एक बार मैनेजमेंट करने से काम नहीं होगा। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब है चेंज के साथ चेंज होगा। जैसे कोविड टाइम में डिफरेंट था, आज डिफरेंट है। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब डिफरेंट था, जब कम थी तब डिफरेंट है, आज जो है तब डिफरेंट है, और हो सकता है फ्यूचर में और चेंज हो जाए। यस, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। ऐसा नहीं कि एक जना कर लेगा और हो गया, ना सबको साथ मिलके करना होगा। क्योंकि अगर कोई कहीं पे भी गड़बड़ है तो वो समझ में तो आएगा, दिखेगा तो नहीं बट वो समझ में आएगा, और उसी को इंटेंजिबल बोलते हैं। जैसे एक मिठाई की दुकान पर गया आप और वहां पर ना सब कुछ मांग रहे हो आप, पतीसा दे रहे हैं आपको, सोन पापड़ी है दिवाली गई है तो ये बातचीत करनी तो जरूरी है ना। और लेट्स से सम फ्लाइज है, 2 किलो मांगा था 5 किलो दे दिया, 2 किलो मांगा था 2.5 किलो दे दिया। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं, देख तो नहीं पा रहे मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट फील कर पा रहे हैं, इसलिए इंटेंजिबल है। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी भी है और मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड भी है। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इंडिविजुअल का गोल है उसके लिए आप काम कर रहे होंगे, एंड इट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब है हर जगह लगती है, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे एक मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, चाहे नॉन मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट हर जगह लगता है। एंड इसलिए मैनेजमेंट इज required all over the topics that are mentioned here. That is एनपीओ में भी यूज होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है। तो ये आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप ऑडियो एकदम सही चल रही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट फोकसेस ऑन मोटिवेशन? स्कूल्स मतलब एक जैसे कोई पर्टिकुलर स्कूल नहीं है, स्कूल इज फिलोसफी। कौन सी फिलॉसफी मैनेजमेंट की फोकस करती है मोटिवेशन पर? अब इसमें हमारी किताब में बातचीत हो रखी है। ठीक है, कुछ अलग अलग स्कूल्स हैं जिन पर फोकस करते हैं, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाती जाऊंगी। जैसे अभी मैं न्यू क्लासिकल और कंटिजेंसी, न्यू क्लास और क्वांटिटेटिव में इस टॉपिक के बाद आपको सिखा दूंगी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं बाकी स्कूल्स, बाकी फिलोसफीज पे भी आपसे बात करूंगी मैनेजमेंट की। तो मोटिवेशन पे फोकस कौन करता है? मोटिवेशन पे फोकस करता है क्वांटिटेटिव स्कूल, न्यू क्लासिकल स्कूल, सिस्टम स्कूल की कंटिजेंसी स्कूल। द आंसर हियर इज न्यू क्लासिकल स्कूल। ये टेबल दिया हुआ है, टेबल। ओके, अभी हम खाली न्यू क्लासिकल या बिहेवियरल की बात कर रहे हैं। विल आल्सो टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव इन अ वाइल। ओके, तो ये जो स्कूल है या फिलॉसफी है नियो क्लासिकल या बिहेवियरल स्कूल, ये एक्सटेंशन है ट्रेडिशनल स्कूल का। तो हम ट्रेडिशनल स्कूल के बारे में भी बातचीत करेंगे ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्यों बनाया गया? क्योंकि कुछ वीकनेसेस ऑब्जर्व करी थी ट्रेडिशनल स्कूल में, इसलिए न्यो क्लासिकल या बिहेवियरल स्कूल आया। बिहेवियरल स्कूल या बिहेवियरल थॉट प्रोसेस एजेंडा क्या करता है कि जो प्रॉब्लम क्लासिकल थियरिस्ट को या
क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, या जो यहाँ पे थियोरीज थे उनको प्रॉब्लम हुई उनको सॉल्व करने के लिए न्यू क्लासिकल बनाया गया। स्कूल का जो फाउंडेशन बना, या इसकी स्कूल को बनाने के लिए जो एजेंडा था, द थॉट प्रोपोनेटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन एक्शन और वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पे अकॉर्डिंग टू दिस theory, दैट इज न्यू क्लासिकल थियरी, यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों आती हैं। ठीक है, अ फैक्ट विच वाज ओवरलुक्ड इन क्लासिकल, क्लासिकल में कहीं ना कहीं इन दोनों के बारे में बात नहीं हुई थी। ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट में कुछ फीचर्स हैं, जैसे फोकस किस पे, मोटिवेशन, कि यहाँ पे आपको दिख रहा है मोटिवेशन, एंड यही क्वेश्चन था। तो मैंने देखा कि नियो क्लासिकल थियरी या फिर बिहेवियरल स्कूल में हमने पढ़ा कि मोटिवेशन फोकस रहता है। डिफरेंट पीपल, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके की पॉइंटर से मोटिवेट होते हैं। किसी को पैसा मोटिवेट करता है, किसी को सक्सेस मोटिवेट करती है, किसी को रुतबा मोटिवेट करता है, किसी को अपनी जॉब की प्रोफाइल मोटिवेट करती है। यस, तो अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों को मोटिवेट करती है। फॉर एफिशिएंसी मैनेजमेंट कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल इनपुट। बातचीत कैसे हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि आप जब आप एफिशिएंसी को मेजर कर रहे होंगे, एफिशिएंसी बोले तो कि जो आपको काम दिया है, वट एवर टास्क दैट हैव यू बीन अलॉटेड, वो तो किया है विद इन टाइम, किया है विद इन द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल, किया है। मतलब ऐसे मान लेते हैं आपको बोला कि आपको 10 बल्ब बनाने हैं, ठीक है, 1 डे में, तो आप एंड एट द कॉस्ट ऑफ ₹5 ईच। ठीक है, आपने 10 बल्ब तो बनाए, एक दिन में भी बनाए, बट जो कॉस्टिंग लगा दी वो ₹5.5 लगा दी। तो आपने, क्योंकि ये दोनों तो कर लिए, इसलिए आप इफेक्टिव तो हुए। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, यस, इफेक्टिव तो हुए, बट एफिशिएंट तभी होती है जब आपने अपने रिसोर्सेज, अपने टास्क के साथ साथ रिसोर्सेज में भी काम किया होता है, एफिशिएंसी। ठीक है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। एफिशिएंट को एफिशिएंसी से कर लो, क्योंकि मैं सी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम यहाँ पे कॉस्टिंग से रिलेट कर पाते हैं। मैंने अपने आप को ऐसे सिखाया था जब मैंने इसे पहली बार बिजनेस स्टडीज है, बिकॉज आई एम कॉमर्स स्टूडेंट, तो मैंने जब पहली बार बिजनेस स्टडीज में इस कंसेप्ट को पढ़ा था क्लास 12 में इन 2008-9, तब मैंने इसे ऐसे याद किया था। और मैं ऐसे ही अपने स्टूडेंट्स को ही बोलती हूँ कि इट इज अ इजी वे टू रिमेम्बर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ठीक है, चलिए, फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टीम वर्क जरूरी है। दो पर्सपेक्टिव है, एक है ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव, एक है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और यहाँ से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट्स अ टॉपिक दैट इज यस इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये नोट्स मैं आपके साथ सेम में दिशा 2 टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगी, एंड JIBC-IB के ऐप पर भी डाल दूंगी फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास, मतलब बेसिकली जब ये हमारे पास न्यू क्लासिकल स्कूल आया है, बिहेवियरल स्कूल आया है, उसके बाद ही हमारे पास मैस्लो के नीड हायरार्की आई, डॉगलेस का मैकग्रेगर थियरी आया, एक्स एंड वाई में मोटिवेशन हाइजीन थियरी आई है ना। इन सब के बारे में मैं आज के सेशन में आपसे बातचीत करती चली जाऊंगी। ओके, और विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टेक्स केयर ऑफ रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में कौन बातचीत करता है, ढांचा की कौन किसका बॉस है, क्या हायरार्की है। ठीक है, ये इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये इसको रिपोर्ट कर रहा है, इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये इसको रिपोर्ट कर रहा है, कहाँ बातचीत होती है, प्लानिंग में, स्टाफिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, कि डायरेक्टिंग में। दिस इज समथिंग दैट इज टॉक्ड अबाउट इन ऑर्गेनाइजिंग। मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया देती हूँ क्या है ये फंक्शंस। मैंने बोला आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस, 5 चैप्टर्स हैं। प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में बात होती है कि आज आप कहाँ हैं। जैसे आज हम खड़े हैं इन द मंथ ऑफ लेट्स से नवंबर, दिसंबर में हमारा पेपर है। ठीक है, आज हम टुडे में रहते हुए, करंट सिचुएशन में रहते हुए फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं कि हम अपना CIB एग्जाम क्लियर कर पाए। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि जो आज हमारा प्रेजेंट है और जो हमारा फ्यूचर है, या फिर जो आज हम है जहां पर हमारी करंट सिचुएशन है, और जो हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर में हमें सक्सेस मिले, हमारा गोल हो,
उसके उस तक पहुंचने के लिए जो गैप ब्रिजिंग है, या बोल सकते हैं थिंकिंग इन एडवांस, यू आर थिंकिंग इन एडवांस, उसी को ही प्लानिंग कहते हैं। दैट इज व्हाट इज नोन एज प्लानिंग। ठीक है, इसी को प्लानिंग कहते हैं। अब स्टाफिंग क्या है? स्टाफ सॉरी, पहले ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग में से आप अपने घर में शादी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर शादी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या होता है? या अपने कवर्ड को ऑर्गेनाइज करते हैं, आपके ऑफिस में कुछ ऑर्गेनाइज होता होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? वेयर यू आइडेंटिफाई द वर्क, कि क्या काम चाहिए आपको टू बी डन। ठीक है, फिर उस काम को डिवाइड करते हो। ठीक है, फिर एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाते हो कि कौन चीज किसके नो कौन सी चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और एक हायरार्की क्रिएट करते हो कि अगर यह समझ नहीं आएगी तो दिस इज योर पॉइंट ऑफ कंट्रोल। या स्कूल में जब एनुअल फंक्शन हो रहा है तो दे आर द पीपल, नो ये डांस के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये लोग करेंगे। ठीक है ना? एंड अल्टीमेटली हम चाहेंगे कि हम अपने गोल तक पहुंच पाए। दिस इज व्हाट इज टेकन केयर बाय ऑर्गेनाइजर। अगर मैं स्टाफिंग के बारे में बात करती हूँ, दिस वाज ऑर्गेनाइजिंग। अगर मैं स्टाफिंग के बारे में बात करती हूँ तो स्टाफिंग में ऐसा नहीं कि एक बायोलॉजी के टीचर को बोल सकते हैं कि भैया जी जाओ फिनेंस पढ़ा दो। यस, इसी तरीके से वाइस वर्सा नहीं हो सकता। ठीक है, आप पढ़ के आए हैं बैंकिंग के बारे में, इसलिए आज आप बैंकर्स हैं। क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं। तो स्टाफिंग में क्या होता है? राइट पर्सन, right place at right time. This is what is staffing. ठीक है, डायरेक्टिंग में अब जब ये लोग आ गए, पीपल हु हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड, उन्हें अब आपको दिशा दिखानी है, दिशा निर्देश करना है, उन्हें सुपरवाइज करना है। ठीक है, आपको उन्हें सुपरवाइज करना है, कम्युनिकेशन करनी है उनके साथ, लीडरशिप होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, ताकि अल्टीमेटली आप गोल तक पहुंच पाए। दीज आर द 5 functions of management. ठीक है, I hope I was able to give you the overview. Moving forward, a learning organization is important because it helps organization control its cost. It makes the employees the best in the industry. ऐसे तो नहीं है। It helps managers to impose their views on subordinate. जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए, of course वैसा भी नहीं है। It increases the effectiveness and efficiency of the organization. Effectiveness में आपको जो टास्क दिया था वो कर लिया आपने। Efficiency में टास्क तो किया ही है, बट जितने रिसोर्सेज बोले थे उसी के साथ कर लिया है। यस, मैनेजमेंट इसी पे ही काम करता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन effectively and efficiently with and through people to reach the goal of the organization. ठीक है, जैसे मैंने आपको बल्ब वाला एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द वर्कफोर्स शुड बी गिवन एनी टारगेट्स or slogans or exhorted to achieve production level without devising new methods. Of course ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊंगी नहीं कि काम कैसे करना है, बस करना है बोलते जाओ। The practice of considering price as criteria for awarding business contracts should be introduced, and the total cost should be minimized to having a large number of suppliers. ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सामान लोगे तो कम हो जाएगा खर्चा। I don't think that is a fair statement. Why? Because अगर आप किसी एक से ज़्यादा सामान लेते हो तो क्योंकि उसे सामान ज़्यादा बेचना है, वो हो सकता है कॉस्टिंग कम करते हैं। बट अगर आप लिमिटेड सामान लेते हो तो लोग generally pricing कम नहीं करते हैं। But we'll see, even we'll think about it. Okay, move forward with the options. Fixing arbitrary production quotas for the workforce and numerical targets for the management should be used as decided by the manager. जो मैंने बोल दिया, चलो आज 100 प्रोडक्शन करते हैं, आज हम 500 करते हैं, ऐसे आर्बिट्रेरी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। Okay, the barriers to pride of workmanship as well as annual rating or merit system should be removed with emphasis on improvement in quality. हाँ, ये बात हो सकती है। ये जो बैरियर्स हैं लोगों के बीच में ना, उनको हटाना चाहिए ताकि फोकस किया जा सके क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। विद द ऑप्शन दैट वी हैव, यस, डी सीम्स टू बी द बेस्ट ऑप्शन। यू गाइस अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमें सोचना है व्हेन यू आंसर?
Yes, moving forward. Management is essential for organizations which are non-profit organizations, service organizations, social organization, all of the above. We have already studied this question and we know कि management all pervasive है, हर तरीके की organization में जरूरत पड़ती है और मैंने आपको समझाया है मैकडोनल्ड जी स्क्वायर आईपी से, है ना? चलिए मूविंग फॉरवर्ड. सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, SCLMI. मैंने जब डायरेक्शन पढ़ाया था मैंने आपको बताया था, है ना? क्या बोला था? स्टाफ प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग में SLCM फोकस किया था. जब मैं आपको डायरेक्टिंग बताई थी और आपसे पूछ रहा है कौन से मैनेजमेंट फंक्शन में ये की एलिमेंट्स है, ये पूछ रहा है कौन से मैनेजमेंट फंक्शन में ये की एलिमेंट्स है. ओके, तो ये है डायरेक्टिंग में की एलिमेंट्स और इनके बारे में आप बहुत बातचीत करेंगे जब आप यूनिट 6 पे चले जाएंगे. अभी यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, जब हम डायरेक्टिंग पर्टिकुलरली पढ़ेंगे तो इनको और ज्यादा डिटेल में जानेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस एट द राइट जॉब इज नोन एज. हमने बोला राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट टाइम, इट इज स्टाफिंग, है ना? पता चल रहा है कोई बंदे को आता तो डांस है बट उसको बना दिया टीचर है, वो भी अकाउंट्स का, नहीं हो पाएगा भाई. यस. Next, Sita is a supervisor in rubber company. The CEO of the company adopted a plan which defines the formal parameter within which the managers may function. ओके, उन्होंने एक बना दिया कि भैया इसी के अंदर आप सारे मैनेजर्स को काम करना है. ठीक है, मापदंड बना दिए. अब आपको फंक्शन बताना है. कौन सा फंक्शन है गाइस? दिस इज प्लानिंग, क्योंकि बोल दिया है कि दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज व्हाट वी वांट एंड नाउ लेट्स थिंक इन एडवांस. ओके, ऐसे हमारे साथ CIB के एग्जाम के लिए हो रहा. Parvati was running a media company. She observed the performance of employee was not up to the mark. So she performed a function which reviews operation of business unit. मतलब आप चाहते थे ये, आपको मिला ये. अब इनके बीच में है गैप. रिव्यू किया तो गैप है. ये गैप को करेक्ट करने के लिए काम करा जा रहा है. ये गैप को करेक्ट करने के लिए काम किया जा रहा है. एंड दैट हैपेंस इन कंट्रोलिंग. जैसे आपने सोचा कि आपको लाने हैं 60 नंबर, ठीक है, जब आपने एक मॉक टेस्ट पेपर लगाया तो आया सिर्फ 45 ही नंबर. तो ये 15 नंबर का गैप क्यों आया, ये जानना और उस पर करेक्टिव एक्शन लेना, यही कंट्रोलिंग होता है. वेर यू नो यू सेट अ गोल, you see what is your actual performance, you see the difference between two. Okay, you understand what's the reason and you take corrective action. ये 5 steps रहते हैं in the process of controlling. और बहुत बातचीत करेंगे जब हम यूनिट 7 में जाएंगे. ठीक है, नो, जब हम यूनिट 6 में जाएंगे. एक्चुअली यूनिट 2 डायरेक्टिंग इज यूनिट 5. Yes, 2 is planning, 3 is organizing, 4 is staffing, 5 is directing and 6 is controlling. और उसके बाद मॉड्यूल हो जाएगा आपका डन. Now, which of the following is not a feature of classical or traditional approach? जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में भी जब हमने न्यू क्लासिकल या बिहेवियरल स्कूल पढ़ा, क्योंकि यही क्लासिकल और ट्रेडिशनल स्कूल के जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे थे अरेस्ट को मैनेजमेंट गुरु को उस समय, उन्होंने फिर काम करके न्यू क्लासिकल और बिहेवियरल स्कूल लेकर आए थे. बट अभी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच का. हैविंग एन इंटीग्रेटेड एंड सेंट्रलाइज सिस्टम, मतलब जो ऊपर से बेसिकली बातचीत आनी चाहिए, सेंट्रल कंट्रोल होना चाहिए. ठीक है, तो ये तो है. दिस इज व्हाट इज टोल्ड इन क्लासिकल और ट्रेडिशनल अप्रोच. ग्रेटर एम्फेसिस और देयर ऑन प्रोडक्शन. यस, प्रोडक्शन फोकस रहता है प्रोडक्शन पे. जैसे मोटिवेशन फोकस था बिहेवियरल स्कूल में या न्यू क्लासिकल थी और स्कूल में, क्लासिकल स्कूल में अप्रोच रहता है प्रोडक्शन पे फोकस रहता है. कंसेंट्रेशन ऑन एरर एंड रेक्टिफिकेशन, दैट्स आल्सो करेक्ट. कि क्या गड़बड़ है उसे कैसे सही किया जा सकता है, वो क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच का ही फंडा है. बट फोकस ऑन मोटिवेशन इज समथिंग दैट हैपेंस इन न्यू क्लासिकल. यस, एंड देयरफॉर इनमें से पूछा था कौन सा नहीं है, यही नहीं होगा. डी इज नॉट गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी न्यू क्लासिकल के बारे में बता चुकी हूँ. लेट्स फोकस ऑन क्लासिकल हियर. क्लासिकल स्कूल बिलीव करता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जाना चाहिए ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ पाए, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ पाए. फोकस किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे.
लुक्स एट ऑर्गेनाइजेशन एज अ मशीन एंड एम्प्लॉयज एज इट्स पार्ट। अब ये स्टेटमेंट ही दे देंगे आपसे, पूछेंगे कौन से स्कूल में पूछा जाता है इसके बारे में, कौन से स्कूल में बात करी जाती है इसके बारे में। तो दिस इज टॉक्ड अबाउट इन मशीन, ऑर्गेनाइजेशन की मशीन जैसे, और एम्प्लॉयज को उसके थर्ड जैसे देखा जाता है, ट्रेडिशनल्स। और इसके कुछ सेलियंट फीचर्स हैं, क्या है ये सेलियंट फीचर्स? इंटीग्रेटेड और सेंट्रलाइज सिस्टम है, प्रोडक्शन पे फोकस है, एरर और रेक्टिफिकेशन पे फोकस है। अज्यूम किया जा रहा है कि काम, जो लोग हैं वो तो काम करते ही जाएंगे, चाहे चेंजेस लाओ आप ऑर्गेनाइजेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग मॉडल पे बेस्ड है और इक्वल वेटेज दे रखा है सारी तरीके के जॉब्स। ओके, अब नियो क्लासिकल के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आप पढ़ना चाहेंगे अब दोबारा पढ़ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हाईएस्ट लेवल नीड इन द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ अब्राहम मैस्लो इज। सो बेसिकली अब्राहम मैस्लो ने हमको एक नीड हायरार्की थ्योरी दी है। बोला है कि इंसान को सबसे पहले चाहिए बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी नीड्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी नीड्स, जैसे कि काम पे जा रहे हैं तो पता चल रहा है वापस ही नहीं आया, ऐसे कोई खदान वगैरह में जा रहे हैं, ऐसी जगहों पे ना जाया जाए। ठीक है, या फिर सिक्योरिटी हो तो फिर इंश्योरेंस वगैरह दे रखा हो। ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी हो गया। देन यू हैव बिलोंगिंगनेस या लव नीड। बिलोंगिंगनेस, लव नीड है, एफिलिएशन नीड भी बोलते हैं इसे। मतलब यू फील बिलोंग टू दैट प्लेस, ऐसा नहीं लगेगा कि आउट ऑफ प्लेस ही लगता है, वरना आप कितने दिन काम कर लोगे इस जगह पे। देन देर इज सेल्फ एस्टीम नीड। सेल्फ एस्टीम नीड की आप जो चाहते हो, आप जो जॉब चाहते हो, जो स्टेटस चाहते हो, वो आपको मिल रहा है। अल्टीमेटली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दिस इज निर्वाणा। इसके आगे आप आपको कुछ मोटिवेट नहीं करता है, जो आप चाहते थे आप वहां पहुंच गए। यहाँ पे बेसिकली स्टेटस, जॉब, डेजिग्नेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका लव, बिलोंगिंगनेस, एफिलिएशन, यहाँ पे सेफ्टी के बारे में बात होती है, और यहाँ पे बेसिक जैसे कि शेल्टर। ओके, घर मिल रहा है आपको, खाना मिल रहा है, ऑल ऑफ दैट हैपेंस हियर। तो ये आपका नीड हायरार्की रहती है। आप शुरुआत करते हैं एकदम नीचे से, 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या बोल रहा है, हाईएस्ट लेवल कौन सा है? हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, इसलिए आंसर क्या होने वाला है? डी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ओके, ये हमको दी है अब्राहम मैस्लो ने। ये हमको नीड हायरार्की थियरी दी है अब्राहम मैस्लो ने। और ये हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट यहाँ के लिए है, उतना ही एचआरएम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने इलेक्टिव पेपर जो है एचआरएम लिया है, यू आर in good hands and you are studying absolutely mind blowing, both for ABFM and for HRM. Moving forward, which business model involves waiting for market to mature, entering in with low cost and low margin products that have mass appeal? ज्यादा लोग मांग रहे हैं, मान लेते हैं आपने 2 रुपए का बनाया तो 3 रुपए में बेच दिया, तो खर्चा भी कम है और मार्जिन भी आपने कम रख रखा है। ठीक है, और ज्यादा लोग चाहते हैं। हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड बाय कंपनीज लाइक साउथवेस्ट एयरलाइंस, वॉलमार्ट एंड डेल। दिस इज इनोवेशन मॉडल, डिफरेंशिएशन मॉडल, एफिशिएंसी मॉडल या नीश मॉडल, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी मॉडल। दिस इज इंपॉर्टेंट। कुछ मॉडल्स के बारे में हमारे पास बुक में बातचीत हो रखी है, जिनमें से एक एफिशिएंसी मॉडल है। एफिशिएंसी मॉडल ये रहा आपके स्क्रीन। ठीक है, बाकी मॉडल्स मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। Why is strategic planning considered important in today's business environment? क्योंकि इससे खर्चा कम हो जाता है, कंपनीज रिड्यूस कॉस्ट, इंश्योर करता है कि इमिडिएटली प्रॉफिट हो जाए। ऐसे कोई भी चीज नहीं हो सकती जिससे आप इंश्योरिटी हो सके कि प्रॉफिट इमिडिएटली हो जाए। इट रैप कंपनीज टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी। ओके, स्ट्रैटेजी से यही समझाता है कि चेंज के साथ अगर आप चेंज नहीं होगे तो चेंज हो जाओगे, जैसे नोकिया हो गया है। एंड इट फोकसेस ऑन सेटिस्फाइंग प्रेजेंट नीड्स ओनली। ओनली अगर प्रेजेंट पे बात हो रही है तो ऑफ कोर्स दैट्स आल्सो नॉट करेक्ट। या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा, और स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं तो सी वुड बी द बेटर आंसर। Yeah, moving forward with question number 15. According to Peter Drucker's book Management Responsibility Practice, ये अपने आप में important topic है, हो सकता है आपसे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं करेंगे। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज दोनों से ही पूछे जा सकते हैं।
ओके इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रॉकर्स बुक मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस व्हाट इज फ्रेडरिक विंसलो टेलर्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू साइंस ऑफ वर्क एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन affluence on developed countries. He was the first man to introduce the concept of in 79. Actually, he was not, therefore, this is not the correct statement. Taylor's scientific management laid the foundation for systematic observation and study of work, contributing to surge of affluence in developed country. And this is what was asked to you in the question. Yeah, so let's mark it as star. Taylor's work led to decline in working condition. नहीं भैया, Taylor was known as father of scientific management. उसके काम से तो workers तो impact हो workers पर focus किया गया था. उन्होंने हमको 4 principles of management दिए थे जो मैं आने वाली क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करूंगी, है ना. But this is not the right statement. Taylor's contribution to science are overrated. Again, this is not. Why? Because he's known as the father of scientific management, भाई साहब. How can his contribution be considered as overrated and not much progress have been made since time? That's not correct. Okay, so this is also not correct. He's the father of scientific management. Okay, the answer that is correct is B. ठीक है जी, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. Some more questions I brought for you, around 5. Let's talk about that. नीड ऑफ मैनेजमेंट हमने मैनेजमेंट क्या बोला था, परवेसिव है, हर जगह जरूरत पड़ती है ना. हमने बोलते हैं मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, कॉन्टिन्यूस है, डायनेमिक है, गोल ओरिएंटेड है, ग्रुप एक्टिविटी इंटेंजिबल और परवेसिव है. परवेसिव मतलब लगता है तो लो मीडियम हाईएस्ट तीनों लेवल पे लगेगा. एंड देयरफॉर द आंसर इज वेरी at all levels. Next question. Which of the following pairs correctly matched? फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW इज फ्रेडरिक विंसलो टेलर, बात करते हैं ह्यूमन रिलेशन के बारे में. हेनरी फ्योल बात करते हैं यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट के बारे में. एक्चुअली हेनरी फ्योल ने हमको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं. कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजमेंट के? जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट रिकलेक्ट. डैड, UC, USSR, OIC. ये 14 प्रिंसिपल है. कैसे? डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, ओके, यूनिटी ऑफ command, unity of direction. Okay, this is centralization, decentralization, scalar chain, subordination of individual interest to general interest, remuneration, order, initiative, stability of personnel, equity and asperity core. ये हमारे पास 14 प्रिंसिपल है. मैं आपने क्या बोला, हमको कुछ याद नहीं हुआ, टेंशन मत लो, आने वाली क्लासेस के बारे में इसके बारे में बात करूंगी. बट अभी ये समझते हैं, हेनरी फ्योल ने हमको बोला कि ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. जैसे हम फ्रेडरिक विंसलो टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, ऐसे इनको हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं. ओके, इन्होंने बोला कि काम को डिवाइड करना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए. ओके, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. आप खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, अथॉरिटी ना दो, खाली अथॉरिटी दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो, काम नहीं होगा. डिसिप्लिन होना पड़ेगा. ऐसे नहीं कभी भी आओ कभी भी जाओ, अपना टाइम आएगा टी शर्ट पहन के आ जाओ, ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है. यूनिटी ऑफ कमांड कहने का मतलब है हर एक बंदे का एक ही बॉस होना चाहिए. 10 लोग अगर कहानी बताएंगे ये करो ये करो ये करो ये करो, तो आपका ही बोलो, आपका मन करेगा मैं किस किस की बात सुनूं, मैं किस किस से प्यार करूं ना. सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन इज जब कोई एक बंदा ऑर्डर दे रहा है, सब लोग को वही काम करना, वही पूछने के पास पहुंचना. डिसेंट्रलाइजेशन में नीचे वालों को भी पावर दे दी जा रही है, डेलीगेशन नीचे हो जा रही है पावर. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में वन हेड वन पाथ. अगर मैं दिशा से यूनिटी देती हूँ, ओके, तो वन हेड वन प्लान. अगर मैं यूनिटी ऑफ चेन से बोलती हूँ, यूनिटी ऑफ कमांड से बोलती हूँ, तो सबका मालिक एक. ओके, सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट. बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ऊपर है, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नीचे आएगा. स्केलर चेन का मतलब है कि एक चेन से चलेंगे, नहीं चल रहा कि इसको डायरेक्टली यहाँ पे बात करने लगेगा, या अगर यहाँ पे बात पहुंचना है तो ये इसके पास जाए, ये इसके पास जाए और ये इसके पास जाए. मान लेते हैं डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट. रेम्यूनरेशन, जो लोग जितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे भी मिलने चाहिए, हर चीज ऑर्डर में होनी चाहिए. लोग इनिशिएटिव लेंगे तो उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बढ़ेगा, अपना
अच्छे से काम करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, ऐसा नहीं कि लोग आ जाएं 2 महीने सीखें और तीसरे महीने टाटा बाय बाय। पीपल शुड स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन। एस्पेरिटी कॉर्प एंड इक्विटी, इक्विटी बोले तो सबको हम इक्वली ट्रीट करेंगे, और चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा। एंड एस्पेरिटी कॉर्प इज स्पिरिट, जो रहेगी टीम स्पिरिट रहेगी। ठीक है, मैं बात करूंगी इसके बारे में, मैं सभी दिख रहा है तो पढ़ लेते हैं। एफडब्ल्यू टेलर ने भी हमको 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। इन्होंने जैसे हमको 14 प्रिंसिपल दिए हैं, ऐसे इन्होंने हमको 4 प्रिंसिपल दिए हैं। ये 4 प्रिंसिपल्स क्या है? ये 4 प्रिंसिपल बात करते हैं। साइंस लीड्स टू डेवलपमेंट थ्रू हार्मनी एंड कोऑपरेशन। ठीक है, ये 4 प्रिंसिपल्स बोलते हैं साइंस इज साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। जो भी काम करोगे ना, ऐसे नहीं बोल सकते कि ये काम कर लेते हैं, हिट एंड ट्राई कर लेंगे। देयर हैज टू बी साइंटिफिक बैकिंग कि हमने ये किया था तो ये हमारे रिजल्ट्स आए हैं। ओके। देन डेवलपमेंट जो होता है वो ट्रेनिंग से, ग्रोथ से होता है। ओके। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल टू थ्रू ट्रेनिंग। ओके, इट कैन नॉट जस्ट हैपन रैंडमली। देन हार्मनी होनी चाहिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में। हार्मनी नॉट इंडिविजुअलिज्म। Okay, harmony not discord, and then cooperation not individualism. Harmony not harmony not discord का ही continuation है cooperation not individualism, जहाँ पे क्या कहा जाता है कि रिस्पेक्ट करना है मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट। मेरे पास एल्टन में है एंड मैरी पेपर फॉलिसेट है। आंसर टू दैट इज करेक्टली मार्क्ड हियर इज हेनरी फ्योल। He has given us universality of management. Okay, and he is also known as father of general management, which I've already told you. Now, Indian Drugs and Pharmaceutical Limited is engaged in manufacturing and distribution of medicine. The company has set up an objective by increasing the sales by 20%. तो इन्होंने planning करी है. To achieve this objective, the company has decided to diversify into healthy baby products. Accordingly, the company has identified alternative course of actions to diversification process. They divided this process by determining the positives and the negatives and selected the ideal plan that is most feasible and profitable. बताइए कौन सा स्टेप ऑफ प्लानिंग यहाँ पे फॉलो हुआ है? एक्चुअली ये क्वेश्चन मोर रेलिवेंट है विद यूनिट 2, तो मैं इसको आपको यूनिट 2 के साथ जब मैं प्रोसेस पढ़ा दूंगी उसी के बाद कराऊंगी क्वेश्चन। ओके ओके। नाउ Hawthorne's experiment was conducted by George Elton Mayo, George Elizabeth Mayo, George Ezen Mayo, George Mayo. The answer is George Elton Mayo. George Elton Mayo ने हमें हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट दिया था। क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। Who provided the concept of management by objective? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हमको दिया पीटर एफ ड्रकर ने, ये इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हमको एमबीओ दिया पीटर एफ ड्रकर ने। जितना इम्पोर्टेंट यहाँ के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट एचआरएम के लिए भी, अगर आपने एचआरएम सब्जेक्ट चूज किया है ना। हु कॉइन्ड द टर्म पोस्ट कॉर्प? पहले क्या होता था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के साथ कोऑर्डिनेशन पर भी बात की जाती थी। ठीक है, और वो हमको दिया था लूथर बुलिक ने। बट अब इससे ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे नहीं, इतनी स्टेटमेंट हमारे को दी हुई है। नीराया की थियरी में मैस्लो ने दी है, एब्राहम मैस्लो की नीराया की थियरी हमारे पास है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। Now, by whom the following definition or regiment was given? Management is an art of knowing what you want to do and then seeing that it is done in the best and the cheapest way. It is given to us by डब्ल्यू टेलर। ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हमारे लिए एचआरएम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एबीएफएम के लिए भी। तो हम इनको इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम से पहले कि हम रेडी हो जाएं। ठीक है, मैग्रेगर ने हमको थियरी एक्स और थियरी वाई दोनों दी थी, इसलिए सी इज द राइट आंसर। ओके, एंड विद दिस वी आर डन विद यूनिट 1। ठीक है, इसी तरीके से हम यूनिट 2, 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू कम ऑन, सो बेसिकली हमारे एबीएफएम की क्लास टिल 13th ऑफ मे, हमारी एबीएफएम की क्लास
Okay, I'll let you know the schedule about it. Okay, let me just talk to my sir and I'll let you know the schedule ABFM की क्लास कैसे रहेगी. BRPL की क्लास भी आपको रोज मिल जाएगी. ABFM फॉर दिस वीक जब तक हमारा RBWM का JIB का एग्जाम नहीं हो जा रहा है तब तक हम इसे ऑल्टरनेट डे करेंगे. बट हम BRBL रेगुलरली कोशिश करेंगे और फिर जैसे हमारा JIB कंप्लीट हो जाता है हम इसको भी 2-2 क्लासेस आपके साथ रोज करने लगेंगे. ठीक है, चलिए विद दिस आई विल टेक योर लीव डियर बैंकर्स. थैंक यू सो मच. जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी. Also join CM में दिशा दुआ टेलीग्राम group so that you will be able to talk to me post the session and consume this content as well. Till then, dear bankers, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, CM with Disha Dua, signing off for today. Bye bye.